आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज स्ट्रेट लाइन। तो सिर्फ चैप्टर नया नहीं है, पूरा एक सेक्शन नया है। मैथ्स कई पार्ट्स में हमारे जैसे अलजेब्रा सबसे मोस्टली ये वही लगता है। लॉजिक हम कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस तो सबसे ज्यादा पार्ट आना है, और वेक्टर थ्योरी। ठीक है, तो अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन से पहले थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन से शुरू होगा, बीच में शुरू होगा। अभी शुरुआत में बेसिक ही है, मोस्टली लोगों को आते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मॉड्यूल खोल लो सब लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जरूरत नहीं पढ़ने की, नॉर्मली तो बताइए सबको। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बताइए सबको, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक ये नया सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये शायद तुम लोगों के लिए नया होगा। पढ़ा तो नहीं ना किसी सब्जेक्ट में? फिजिक्स में तो नहीं पढ़ा, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम क्या है कि हर एक पॉइंट की पोजीशन बता दे, उसका एड्रेस बता दे। तो जैसे हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, वो क्या करता है, उसके पास ऐसा एक सिस्टम है कि कोई भी पॉइंट पर उसका एड्रेस मिल जाएगा कि ये क्या है 7,3, ये क्या है -8,4। हर पॉइंट के लिए एक एड्रेस है। ऐसे एक और तरीका भी है लोकेट करने का हर एक पॉइंट को, कि यार हमने कहा कोई पॉइंट है, उसके बारे में दो इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। कौन सी दो इंफॉर्मेशन है वो? एक तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, उसको मैंने r बोल दिया, बट ये सफिशिएंट नहीं। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं कोई पॉइंट है जिसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस है 5, तो कितने पॉइंट्स आ जाएंगे ऐसे? ऑरिजिन से डिस्टेंस 5 है, सर्कल आ जाएगा। 5 यूनिट का सर्कल आ जाएगा, सारे ही 5 के डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। दूसरी भी चाहिए, दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी गई कि जो लाइन है पॉइंट को ऑरिजिन से ज्वाइन कर रही है, वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो बता दिया। क्या अब ये यूनिक पॉइंट आ गया, ये एंगल बता दिया और डिस्टेंस बता दी। तो इससे हर एक पॉइंट का यूनिक एड्रेस हमें मिल जाएगा। हमने कहा कोई पॉइंट है जिसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस है 3 और एक्स एक्सिस से बना रहे हैं 120 डिग्री, मतलब वो जो लाइन होगी तो पॉइंट ये हो गया 3 पे 120 बनाता हुआ, ये रहा वो पॉइंट। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो r और थीटा इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। r है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, थीटा है एंगल। ठीक है, तो कभी कभार कई जगह, तो कभी कभार बहुत ज्यादा नहीं, बट बीच बीच में कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे डिफरेंट चैप्टर्स में जहां ये हेल्पफुल होगा, तो हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि एक्स वाई और r थीटा में रिलेशन नहीं है, आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। मान लो कोई पॉइंट कार्टेशियन में x, y है और पोलर में r थीटा है, तो x यही तो हो गया, ये x है, क्या x इज इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा? तो कन्वर्टेबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और y इज इक्वल टू r sin थीटा, हमने तो इसमें कर ही रखा है। ठीक है, डायग्राम बना हुआ देख सकते हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो बचपन से, फिर उसके क्वाड्रिलेटरल का वो लिखा है प्रॉपर्टीज की कौन किस पे क्या होगा, तो ये हम देख ही सकते हैं कि चारों साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल हो तो स्क्वायर होता है, चारों साइड इक्वल सिर्फ हो तो रोम्बस है, कब रेक्टेंगल कब पैराबोला, सब बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ सेक्शन फॉर्म, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इंटरनल डिवीजन कि अगर कोई लाइन PQ है x1, y1 जिसमें कोऑर्डिनेट है PK और QK, x2, y2, कोई पॉइंट R है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं mx2 + mx1 अपॉन mx। क्या तुम लोगों ने एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा हुआ है? तुम लोगों ने स्कूल में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ लिया? नहीं पढ़ा, ये है ना एनसीईआरटी में। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है ये सीख लेते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। तो अभी तक हमने इंटरनल डिवीजन सीखा हुआ है कि मान लो ये कोई लाइन है AB, बीच में कोई पॉइंट P है जो कि AB को m1:m2 में या m/n जो भी बोल रहा हूँ m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो ये बात सबको समझ में आती है क्योंकि देख रहे होते हैं दो पोर्शन, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। बट मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि एक्चुअली जो पॉइंट P है, ये m1 और m2 क्या है? m1 और m2 है पॉइंट P की
एंड पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो। क्या वही बात है? PA अपॉन PB कितना है? M1 बाई M2। मैंने कहा ये मत सोचो कि दो पार्ट है, ये सोचो कि हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसके दोनों एंड पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो क्या है? PA बाई PB। यही इंटरनल डिवीजन होता है। तो इस तरह से अगर सोचोगे तो एक्सटर्नल डिवीजन सोचने में आसानी होगी। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? कोई पॉइंट जो लाइन के बाहर हो, ये AB में लाइन के अंदर है, लाइन पे लेकिन बाहर हो, और इसको डिवाइड करे M1 रेशियो M2 में। तो बस ये सोचने में रहता है कि डिवाइड करे तो बाहर डिवाइड कैसे करना है। डिवाइड करने का मतलब यही है कि इस पॉइंट का इन दोनों A और B से डिस्टेंस का रेशियो M1 रेशियो M2 है। तो अगर पॉइंट लाइन से बाहर है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, अगर पॉइंट लाइन के अंदर है तो इंटरनल डिवीजन। तो फॉर्मूले में फर्क क्या पड़ता है? फॉर्मूले में सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि बीच में माइनस आ जाता है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो x y है तो एक्सटर्नल में x इज इक्वल टू हो जाएगा m1, ये m1 ले रहा हूं मैं, तो m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, ऐसे y के लिए हो जाएगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि P इस साइड बाहर है या उस साइड, सीइंग द रेशियो। मान लो बोलते PA रेशियो PB है 2:3, तो P इस साइड होगा उस साइड होगा? 2:3 है PA रेशियो PB, A के पास हुआ ना, तो PA रेशियो PB, PA छोटा है तो A के पास हुआ। लोकेशन हम देख सकते हैं रेशियो से ऑब्जर्व करके। तीसरा पॉइंट हार्मोनिक कॉन्जुगेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। कह रहा है कि अगर पढ़ लो एक बार, कोई लाइन AB है, P कोई पॉइंट है, उसको M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, और Q एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है M रेशियो N में एक्सटर्नली। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है कि 2/AB इक्वल होगा 1/AB प्लस 1/AQ, which is showing कि जो AP, AB और AQ है वो HP में। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है कुछ फॉर्मूलेस का। ये एसओटी में भी था बट आई थिंक हमने याद नहीं किया था। यहाँ भी मोटा मोटा देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो याद करने वाले ही। तो सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रॉइड। पहले तो ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। सेंट्रॉइड क्या होता है जानते हो? क्या होता है? हर साइड के मतलब इंटरसेक्शन कटिंग फोन कराने वाला मैंने कहा था ना, पहले फोन कराया 2 बार मैं कह चुका हूँ। हाँ बताओ। जहां पर एक ट्रायंगल्स के तीनों मीडियंस मिल रही होती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं कि तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा एंड ऑल, ये सब कुछ नहीं है, नॉर्मली है। सेंट्रॉइड क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों मीडियन हमेशा एक पॉइंट से जाती हैं, उसी पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड। ये सब जनरली आएगा नहीं, एसओटी में ही ज्यादा आता था जो कि अब हट चुका है, तो कभी कभार कहीं ज्योमेट्री यूज हो गया तो अलग बात है। अच्छा, मीडियंस की एक और प्रॉपर्टी है, मीडियंस एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं। 2 रेशियो होता है वर्टेक्स वाले साइड और 1 होता है साइड वाले साइड। समझ गया ना? बना के दिखाना है क्या? ओके, तो सेंट्रॉइड इंपॉर्टेंट बहुत आसान है, ये मैंने 10th में भी तुम लोगों को याद कराया था, जो लोग याद थे कि अगर किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है तो x1 + x2 + x3 y 3 है, ऐसे y के लिए हो जाएगा y1 + y2 + y3 y 3। अगला आ रहा है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? जहां पर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर मीट कर रहे हो उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पॉइंट तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इसीलिए अगर हम उसको सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों साइड्स को टच करेगा। तो उस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल और उस सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या हो गई कि वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ax1 bx2 + c अपॉन a + b + c, जहां पर a b c क्या है?
साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ए है ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड, जैसा एसओटी में होता था। बी है बी वर्टेक्स के अपोजिट और सी है सी वर्टेक्स के अपोजिट। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर इसमें एक नोट है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को, एक ट्रायंगल में तीन ही साइड है, एंगल बाइसेक्टर की जो अपोजिट साइड होगी वो साइड को बाकी दोनों साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब देखो जैसे मैंने ए से एडी ड्रॉ किया एंगल बाइसेक्टर, तो जो एडी है वो बीसी को दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, बीडी और सीडी। तो ये जो बीडी और सीडी है इनका रेशियो होगा एबी और एसी के इक्वल। तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये क्वेश्चन कभी बार आ जाता था, स्टेट बोर्ड में आ जाता था, अभी तो सीबीएसई में तो नहीं आता है, केवल ओलंपियाड वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते थे। प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को रिमेनिंग टू साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। एक और इंफॉर्मेशन भी देगी, जो इन सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर्स को B plus C रेशियो A, मतलब जो एंगल बाइसेक्टर जैसे मीडियन में तो आसान था 2:1 में सारी हो रही ये एंगल बाइसेक्टर ये एक पैटर्न में हो रहा है। जैसे A वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, B plus C रेशियो A। बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, तो ठीक है, नहीं भी याद रहेगी तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है। अगला पॉइंट है सर्कम सेंटर। ये क्या होता है, जैसे क्लास 8 से बताया मैंने यार, जब मेरे घर पे क्लास होते थे, याद कुछ नहीं। सर्कम सेंटर होता है जहां पर तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, क्योंकि वो जो सेंटर होता है, वो जो पॉइंट होता है, वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो अगर तुम एक सर्कल बनाओगे तो वो तीनों वर्टिसेस से होके जाएगा। वो सर्कल ट्रायंगल के बाहर से जा रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। जो अंदर होता है वो इन सर्कल, जो बाहर है वो इन सेंटर। तो बाहर वाले सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर, अंदर वाले का इन सेंटर। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। जैसे इन सेंटर की प्रॉपर्टी थी किससे, साइड से। वेरी गुड। और एक एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होता है तो वो दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। क्लास 9th में काफी क्वेश्चन आते थे इस पे, जो हमने चैप्टर किया था ना, 9th में हमने किया था लाइंस एंड एंगल चैप्टर, उसमें कई क्वेश्चन बनते थे, नहीं कॉन्ग्रुएंसी बनते थे। ये बाइसेक्टर है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, क्या था 9th में था। एनीवे, तो हमें क्या याद रखना है कि जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसका हर एक पॉइंट इन दोनों लाइन से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पड़ने वाला हर एक पॉइंट इन एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तभी तो सर्कम सेंटर बनता है कि तीनों के इक्वल क्यों हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर इसका बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट तीनों के बाइसेक्टर में है, तो ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, इन दोनों से भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो गया, तभी वो सर्कम सर्कल बन सकता है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, अगेन रेक्टिफिकेशन है थोड़ा कि x1 sin 2a, x2 sin 2b और x3 sin 3, ये चीज हम लोगों को पता ही है। और नीचे अपॉन sin 2a sin 2b sin 2b, याद हो, अच्छी बात है, नहीं। अगला है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस है, वो बीच से निकलता है दोनों साइड से। ये कौन सा मैच होता है, बीच से निकलता है साइड से निकलता है। सर जो साइड पे परपेंडिकुलर है वो ऑल्टीट्यूड है फ्रॉम द वर्टेक्स, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको हाफ इक्वल डिफरेंस क्या बता रहा है, ऑल्टीट्यूड को कंपलसरी है। ओके, और सिंपल सा डिफरेंस है, बाइसेक्टर दोनों साइड्स इक्वल जो डिवाइड करते हैं, तो दोनों बात की बात होती है। और मतलब एक मेजर सिंपल चीज देख रहे हैं, ऑल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से आ रहा होता है। ऑल्टीट्यूड क्या है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वर्टेक्स से कोई लेना देना है नहीं, हो सकता पास करे, हो सकता ना करे, ज्यादातर नहीं करता है, समझ गया। तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। जहां पर सारे ऑल्टीट्यूड मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर।
ठीक है, इसका भी फॉर्मूला तुम्हारा sin 2a था, यहाँ पर tan है। वैसे अगर चाहो याद करना तो हो जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पैटर्न पे है, डुएबल है। जैसे मैंने भी याद किया तो मुझे अभी भी होने लगे हैं याद। वो उसमें ax1 था इन सेंटर वाले में, सरकम वाले में x1 2a, तीनों तो करने में एक ही करना है ना, x1 sin 2a, इसमें sin 2a था और इसमें x1 tan है। एनीवे रिमार्क्स देख लेते हैं। कह रहा है कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर सब एक ही होते हैं। इक्विलैटरल में सारे एक ही हैं, जो मीडियन है वही ऑल्टीट्यूड है, वही एंगल बाइसेक्टर है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो सारे पॉइंट एक ही हो जाएंगे इन केस ऑफ इक्विलैटरल। इसका यूज तो कैसे कर सकते हो, कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जनरल ट्रायंगल के लिए बात हो रही हो तो इक्विलैटरल के लिए रख के देख लो, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल होता तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाता। समझ गए? कह रहा ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कौन है जो इनके साथ में नहीं है हमेशा? इन सेंटर नहीं है, और सेंट्रॉइड हमेशा बीच में रहता है इनके। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर हमेशा कोलिनियर है, और जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो और सर्कम को 2:1 में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड किसके पास है? ऑर्थो सेंटर के या सर्कम सेंटर के? सर्कम के पास है। सी से याद रखना कि सेंट्रॉइड सी के पास है, सर्कम के पास है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर लाई ऑन द सेम लाइन। अच्छा इन सेंटर भी आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इन सेंटर भी लाइन में आ जाएगा, अदरवाइज ठीक है भाई। अब ला रहा है एक्स सेंटर, तो देखो ये सारे सेंटर जहां सेंटर है वो सर्कल की वजह से ही तो बन रहा है। सर्कम सेंटर है, सर्कम सर्कल की वजह से। इन सेंटर है, इन सर्कल की वजह से। ऐसे एक्स सेंटर हो जाएगा, एक्स सर्कल। एक्स सर्कल क्या होता है? एक्स में एक्सटीरियर है, एक्स का मतलब कि एक लाइन को टच करे और बाकी दोनों लाइन को एक्सटेंड करने पे, ठीक है। सर्कल क्या होगा? एक लाइन को टच करेगा और बाकी दोनों को एक्सटेंड करने पे। तो ऐसे तीन सर्कल बन सकते हैं, एक साइड के लिए, एक साइड के लिए, तीसरे साइड के लिए, तो इनको बोलते हैं एक्स सर्कल, और इनके सेंटर को एक्स सेंटर। इनका फॉर्मूला बिल्कुल इन सेंटर जैसा है, बस जिस वर्टेक्स के अपोजिट में हो वहां पर माइनस कर देना। जैसे ए के अपोजिट में है तो ax1 वाला माइनस ax1 हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम एज इन सेंटर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन याद है, सेंट्रॉइड का रिप्रेजेंटेशन होता है G से, सर्कम सेंटर का पढ़ के रहे हो तुम लोग? मैं पढ़ रहा हूँ तुम लोग सुन रहे हो, कहानी कथा थोड़ी चल रही है। वो है कहीं कहीं सी से भी होता है, ठीक है, वो भी चलेगा। और इन सेंटर आई से, ऑर्थो सेंटर H, ठीक है। उससे नहीं, ऑर्थो सेंटर H से रिप्रेजेंट होता है। कैलकुलर डायग्राम में सेंटर को O से कर दिया, बट ऑर्थो सेंटर जनरली H से रिप्रेजेंट होगा। इसीलिए मैंने सर्कम सेंटर का बोला था कि कई बार C भी लिखा होता है उसका O, चलो O चलाओगे, वो एक बार यूज कर लो। ऑर्थो जनरली वैसे कोई ऐसा कोई रखने वाली बात नहीं है, बट नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में H रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एरिया ऑफ ट्रायंगल। तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, तो ये फॉर्मूला है। अब उसको हम डिटरमिनेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं। हमने डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ा हुआ शायद, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट किसका? x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ऐसे ही एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी निकाला जा सकता है। देखो डिटरमिनेंट ऑफ खोलने के लिए उन्होंने एक और मेथड ऊपर पहले देख लो कि x1 x2 x3 करके और साइकिल पूरी कर दो। x1 x2 डिटरमिनेंट खुला हुआ है, मतलब तुम्हें और कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इससे आंसर आ जाएगा। पूरी साइकिल पूरी कर दे तो x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस ठीक है, 4 नहीं है, 1 और 1 है ट्रायंगल के लिए। अगर क्वाड्रिलेटरल का होगा तो 4 कर देना, x4 तक और फिर
x1 चलिए तो हम पढ़ते नहीं। अगला है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो इसके कई कंडीशन हो सकती है। पहला, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0, पहली कंडीशन ये। दूसरा स्लोप है, जो हमने अभी पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे अभी हम आज ही अगली क्लास में, वो बात कर लेंगे तभी। तीसरा कुछ नहीं लिखा है। अगला है लोकस। लोकस का मतलब किसी को पता है? लोकस मतलब होता है पाथ ऑफ द पॉइंट। अब ऐसा एग्जैक्टली मैं वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताऊं, उसका कोई नीड नहीं है। वो कई बार क्वेश्चन आएगा, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। लोकस ऑफ द पॉइंट मतलब कि पॉइंट कहां मूव कर सकता है, क्या पाथ ले सकता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज या डेफिनेशन बोल रहे हैं कि लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, क्या होगा? लोकस ऑफ अ पॉइंट, द पाथ ऑफ द पॉइंट, कहां मूव कर सकता है, व्हिच इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो हम निकालेंगे तो सर्कल आ जाएगा। कैसे निकालेंगे उसके बाद करते हैं। और मतलब समझ में आ गया लोकस का? ठीक है। तो हमें जब कोई लोकस पूछेगा तो बेसिकली हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने का प्रोसीजर क्या है? जिस पॉइंट का लोकस पूछा गया है उसको h कॉमा ले लेंगे, h कॉमा k ले लेंगे। तो पहला पॉइंट का प्रोसीजर, इफ यू आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट p, असाइन कोऑर्डिनेट h कॉमा k टू p। दूसरा पॉइंट है एक्सप्रेस द गिवन कंडीशन एज इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटी। मतलब जो भी दिया है उसके इक्वेशन बनाओ। और फाइनली कुछ कोई अगर कांस्टेंट वगैरह तुमने खुद से बीच में ले लिए हैं उसको एलिमिनेट करो। और फिर आखिरी में h k को x y से रिप्लेस कर दो। ठीक है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं जब रिप्लेस ही करना तो शुरू में x y ले लेते हैं। वे लोग कोई उससे गलत आंसर नहीं है। ये बस एक प्रोसेस है कि पहले हमने h k पॉइंट लिया है, फिर उसको जनरलाइज कर दिया है कि जो h k के लिए ट्रू है, क्योंकि h k तो कोई भी पॉइंट था रैंडम, तो वो जनरल सभी पॉइंट के लिए ट्रू है, इसलिए हमने h k को x y लास्ट में लिख दिया है। बट कोई शुरू से x y ले लेगा तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज जस्ट अ स्टेप। समझ गए? h k लिया, डेफिनेशन कंडीशन सेटिस्फाई कराई और h k को रिप्लेस कर दिया x y से, तो इक्वेशन मिल जाएगी। यहां तक हमारा पुरानी चीज थी, मतलब नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। अब स्ट्रेट लाइन शुरू हो रहा है जो मेन चैप्टर है। तो लेट्स सी, हमें स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है हमें मेनली डील करना है इक्वेशन ऑफ लाइंस। ऑफ कोर्स वेरियस कंडीशन वाले सिचुएशन होंगी, बट यहां से सीखना शुरू करते हैं कि लाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं या क्या क्या टर्म्स हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले तुम्हें सीखना है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन क्या होता है। सुना हुआ है, जिन्होंने स्कूल में कर रखा है उन्हें तो आता होगा। आता या नहीं आता? नहीं, कुछ लोग तो कह रहे थे स्कूल में कर रखा है। इंक्लिनेशन तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है क्या? तो आपकी तरह से समझाते हैं। अरे ये सब फालतू बातें मत करो, बड़ा है नहीं नाटक कर रहे हो। हाँ, क्या कह रहा है? x एक्सिस जो नहीं बोल रहे हो, मतलब पूरा नहीं बोल रहे हो। ठीक है, अच्छे से समझेंगे पूरा ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और क्लास 11th में भी है, तो तुम्हारे में भी एग्जाम में भी आ रहा हूँ। तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction। अभी हम देखो लाइन कि मैं एंगल को जब लेंगे तो अभी मैटर करेगा कि हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर किया गया है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव एंगल। तो हम कहेंगे इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या है? ये जो एंगल बन रहा है दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो अपन थीटा बोल दो। कोई और लाइन अगर हम बना लें, मैंने क्या बोला इंक्लिनेशन की डेफिनेशन? द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्सिस हमेशा नहीं होता, तो यहां तो नेगेटिव एक्सिस है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज इंक्लिनेशन। तो ये रहा इसका इंक्लिनेशन, जो भी एंगल बनता है। ठीक है, सिंपल है। इंक्लिनेशन के बाद आएगा
कैलकुलेशन नहीं लिखा है, बहुत शॉर्ट में है। अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप क्या होता है? तो स्लोप इज डिफाइंड एज tan ऑफ द इंक्लिनेशन। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और tan थीटा को स्लोप बोला जाता है। तो एक लाइन की बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्लोप है उसकी। लाइन हम स्लोप से इवेंचुअली हम एंगल तक पहुंचते हैं या एंगल से स्लोप तक, बट एक ही बात है ना, अगर एंगल इंक्लिनेशन पता है तो स्लोप निकल जाएगा, स्लोप पता है एंगल निकल आएगा। तो ये लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइन का स्लोप। और सिंपली डिफाइन है, क्या है? tan ऑफ द इंक्लिनेशन, जो भी एंगल निकला है उसका tan ले लो, तो जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे लाइन का इंक्लिनेशन। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? चलो, लाइन का इंक्लिनेशन निकालने का एक और तरीका है, अगर हमें एंगल नहीं पता है तो क्या तरीका है? अगर हमें लाइन पे दो पॉइंट्स पता है तो भी हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। मान लो ये पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। इस चैप्टर में एक बात का बहुत ध्यान रखेंगे, जब इस तरह से पॉइंट लिखे जा रहे हैं x1 y1 x2 y2, तो इसका मतलब है कांस्टेंट वैल्यूज की बात हो रही है, कोई फिक्स पॉइंट 3 4 7 8, मतलब xy लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? जनरल बात हो रही है, जनरल कोई पॉइंट है, कोई ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं है। समझ गए? जब x1 y1 ले तो कई बार लगेगा कि ये क्या, कभी x1 y1 ले लेते हैं, कभी xy ले लेते हैं, कोई रीजन है या नहीं है। x1 y1 का मतलब है फिक्स पॉइंट, xy का मतलब है जनरल पॉइंट। जैसे x + y = 10, तो xy फिक्स होने उसमें, तो पूरा एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x + y = 10, दैट इज द लाइन। ठीक है, उसमें कोई फिक्स पॉइंट ले लो, तब हो जाएगा 3,7 इज द फिक्स पॉइंट इन दैट लाइन। समझ गए बात? तो चलो, मान लो मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो सोचो मुझे एक्चुअली tan phi चाहिए, phi दिया नहीं है। देखो क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं tan phi, अगर ये phi है तो क्या ये भी phi होगा? ये लेंथ बता सकता है कोई? अभी इस डायग्राम से y1 - y2 और ये x, कुछ भी कर लो, वैसे तो एक ऑर्डर में कर लेते हैं, तो y2 - y1 कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का tan phi निकल आएगा, p/p पे क्या हो जाएगा? y2 - y1 दिस इज अनदर फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप। अगर एंगल पता है तो tan थीटा क्या आ जाएगा? दो पॉइंट पता है तब भी आ जाएगा y2 - y1 x2 - x। तो इसका एंगल को बोलते हैं n, ये लेता है हां n अच्छा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आ जाओ अपने स्लोप ऑफ लाइन कह रहा है, if a given line makes an angle theta, जहां थीटा हमेशा 0 से 180 के बीच में ही आएगा, the positive direction of x axis क्या होता है इंक्लिनेशन? एंटी क्लॉक में लाइन जो एंगल बनाती है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के एंटी, आखिरी वर्ड ही बोल लो तो एंटी क्लॉक है। The positive direction of x axis, then the slope of this line will be tan theta, usually denoted by the letter n, n is equal to tan theta। अगला पॉइंट भी लिखा हुआ है, अगर x1, y1 और b है x2 y2, तो slope of line AB is y2 - y1 x2 - दिमाग से देखो, क्या अगर थीटा 90 हो जाएगा तो स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट। tan 90 डिफाइन नहीं होता है क्योंकि जो लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर, y एक्सिस के x एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है, तो y एक्सिस के पैरेलल उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा। अगर थीटा 0 है तो स्लोप भी 0 हो गया, tan 0 0 होता है, तो कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उसका स्लोप, एक लाइन पैरेलल तो सेम एंगल बना रही होंगी x एक्सिस से, तो उनका स्लोप भी सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो ये मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा, कौन करे कोई जरूरत भी नहीं है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप में क्या रिलेशन होगा? m1 * m2 = -,
आएगा ना इसमें तो नहीं पढ़ा ना, अब कुछ लोग नया है ना। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू slopes of two lines m1 into m2 is equal to -1। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि अगर हमें एक लाइन का स्लोप पता है तो हमेशा हम उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ऐसे किसी लाइन का स्लोप पता है तो पैरेलल लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बात कर रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन की। इंटर बिटवीन टू लाइंस आगे आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन यही तुम्हारा पूरा 11th का सिलेबस है एनसीईआरटी वाला, तो इसको समझ लेते हैं। एक बार बताऊंगा कि हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं ताकि डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इक्वेशन ऑफ अभी तक तो हमने सिर्फ ये लिखा है जो क्लास 10 में था, या तो ऑलरेडी इक्वेशन बनी होती थी या वर्ड प्रॉब्लम बनाते थे। अभी ये डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, ये कभी नहीं होता है। तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम में ही सब कुछ क्लियर होगा कि क्या गिवन है तो हमें किस फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। तो हमेशा एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब हमें क्या क्या गिवन होगा, इस लाइन पे पड़ने वाला एक पॉइंट और इस लाइन का स्लोप। अब एक जनरल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, ये बहुत काम आएगी हमेशा, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे कि कभी भी हमें किसी भी कर्व की जब इक्वेशन लिखनी होती है, कभी भी हमें जब किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखनी होती है उसका एक ही मेथड है। मेथड सुन लो अभी कि हम उस कर्व पर एक जनरल पॉइंट लेते हैं और जो भी उसकी डेफिनेशन है या प्रॉपर्टी है या गिवन है क्वेश्चन में वो डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है अगले 2 सालों में। किसी भी कर्व की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उस कर्व पर एक जनरल पॉइंट, उसको एक्स वाई बोलेंगे हमेशा, एक जनरल पॉइंट लेंगे और फिर उस कर्व की प्रॉपर्टी जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसको सैटिस्फाई करा देंगे, इक्वेशन निकल के आ जाए। ठीक है, जैसे मैं इसके लिए एक बार निकाल के दिखा रहा हूँ, बार बार हम निकालेंगे नहीं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इस लाइन पे एक पॉइंट, तो अगर गिवन है तो उसको हम लिखेंगे x1 y, तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं क्योंकि इसका मतलब है कि वैल्यू पता है, 3/4 7 8 व्हाटएवर, एक पॉइंट पता है 9 और स्लोप भी पता है। ये गिवन है किसका स्लोप है m, और ये वैल्यू पता है कि 1/2 है, 3 है, 7 है, व्हाटएवर। इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल रहेंगे तभी तो इक्वेशन बनेगी। कई लोग कंफ्यूज होकर सोच लेते हैं कि हमें x y की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू नहीं निकालनी है, x y तो इक्वेशन बनाएंगे तो x और y रहेगा इक्वेशन में, x y के पीछे मत जाना है, तो उसको निकालना है हमें। अप्रोच मैंने क्या बताई, हमने अभी लाइन की इक्वेशन निकाल ली है तो लाइन पे हम क्या ले लें, वेरी नाइस। तो बोलो कोई भी पॉइंट है, मैंने यहाँ बनाया तो कहीं बना दो, एक ही बात है, जनरल पॉइंट है x y। ये अप्रोच क्यों वर्किंग है, तो क्या करेंगे, जनरल पॉइंट के लिए कोई चीज वैलिड है तो हर एक पॉइंट के लिए बन गई इक्वेशन। एक पॉइंट कोई गिवन है x1, मान लो ये पॉइंट था x और y1, कहीं भी ले लो, ये कोई फर्क नहीं, और हमें पता है इसका स्लोप है। क्या हमें दो पॉइंट से स्लोप निकालना आता है, निकाल दो। तो यहाँ y2 - 7 क्या हो गया, y - y1 ओवर इज इक्वल टू आगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो पॉइंट्स लॉ 5 में, पॉइंट्स लॉ फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, y - y1 is equal to m x minus x1। तो क्वेश्चन कैसा होगा, we find the equation of line passing through 2, 3 having the slope 1/2। इक्वेशन क्या होगी, y minus 3 is equal to 1/2 x minus, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा।
हाँ कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ मैंने चलिए एग्जाम्पल दे दिया, समझ गए? समझ गए सब लोग? लिखने की जरूरत तो है नहीं सर, पॉइंट्स को फॉर्म देखो लिखा है हमारे सामने y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस y। ये तो आ गया, तो करना कुछ नहीं, सीधे फॉर्मूला यूज करना, ये याद होना चाहिए, ये सब एकदम रटा होना चाहिए, ये सब बहुत यूज होना है जहां जहां भी कोऑर्डिनेट आएगा। दूसरा हमारा फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। बताओ इस बार क्या गिवन होगा? दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो दो मिल गए, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है पिछले वाले फॉर्म्स की हेल्प से हम लिख सकते हैं। सोचो पिछले वाला फॉर्म क्या था, एक पॉइंट है तो y माइनस y1, m पिछली बार गिवन था, इस बार नहीं गिवन था, क्या निकाला जा सकता है? उससे निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। y2 माइनस y1 ओवर into x माइनस x2। कोई कहते हैं क्या x2 y2 नहीं यूज करना, क्या करते हैं एक ही बात ऑब्जर्व करनी है, बस नाम रखा हुआ है। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गए। ठीक, अगला फॉर्म है हमारा, ठीक है, पॉइंट स्लो बोल देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट स्लो फॉर्म। तो भाई सारे फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, कोई ये नहीं सोचता कि कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें नाम और फॉर्म दोनों एकदम बिल्कुल याद होने चाहिए, कि हम क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में क्वेश्चन करते हैं तो सीधे करना नहीं शुरू कर देते हैं, सीधा फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, पहले सोचना पड़ता है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है, इससे ये निकल आएगा, फिर ये निकल आएगा, फिर ये निकल आएगा, अब ऐसा तब शुरू करेंगे। जैसे एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया शुरू होगा कि शायद बीच में कहीं आना नहीं आएगा। ऐसे इस चैप्टर में पहले बनेगी हमारे पूरे सॉल्यूशन की आउटलाइन दिमाग में, ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, तब करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि तुम्हें ये नाम याद होने चाहिए। पॉइंट स्लो फॉर्म में क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है। तीसरा बोला जा रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सारे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, पहली बात तो ये समझते हैं। इंटरसेप्ट बोलते हैं हम उस लेंथ को जो लाइन एक्सेस पे कट करती है विद साइन। मान लो कोई लाइन है, तो मान लो इसने एक्स एक्सिस पे ये कट किया है, मान लो ये 2 है और मान लो ये, तो हम इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट है इस लाइन का 2 और वाई इंटरसेप्ट है। और ये किसी भी कर्व के लिए, मान लो कोई सर्कल है तो हम कहते हैं सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट है 3, वाई इंटरसेप्ट है 2, व्हाटएवर जो भी बन रहा हो। तो साइन मान लो कोई लाइन ऐसे होती तो एक्स इंटरसेप्ट है -3 जो भी हो और वाई इंटरसेप्ट है +4, साइन के साथ आएगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा और एक इंटरसेप्ट गिवन होगा। जो मोस्ट कॉमन है वो y इंटरसेप्ट है, बट x इंटरसेप्ट भी हो सकता है, बट जनरली जो अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है इसका मतलब है y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y = mx + c। m स्लोप है और c क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर x इंटरसेप्ट गिवन है तो इक्वेशन दूसरी तरह से होगी y = m x - d। यहाँ पर d क्या है, x इंटरसेप्ट। ठीक है, जनरली y होता है, बहुत कभी कभार x फ्री हो सकता है, वो भी पता होना चाहिए। शायद हमारे इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, तो बेटा फॉर्म में लिख लो। सबसे पहला y फॉर्म लिखा है, y = x + c लिखा हुआ है, उसी के साइड में लिखो y = m ब्रैकेट में x - d, जहां पर x क्या d क्या है, x इंटरसेप्ट। ये तो लिखा हुआ सामने, x इंटरसेप्ट। उसने खोलोगे तो यही बन जाएगी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है। वो ये लिखा है कि इन तीनों पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट ले लिया, बाकी दोनों पॉइंट ले लिए, तीनों एक ही लाइन में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वही लिखा होगा। ठीक है, नोट कर लिया हमने। अगला है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या गिवन होगा, दोनों, हमेशा दो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, x इंटरसेप्ट को a बोला, y इंटरसेप्ट को b बोला, तो इक्वेशन हो जाएगी x/a + y/b = 1।
ठीक है, मान लो x पे a है, y पे b। कन्वेंशन यही है, माना ये है तो नाम है कुछ भी रखो, जनरल फॉर्मूले में ऐसे लिखा हूं कि हर बुक में ये लिखा हुआ है। ये तो थोड़ा तो लिया है तरफ क्या है, मतलब क्या दे रखा है, ये दे रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन, मान लो ये दे रखा है y इक्वल टू x प्लस 3। फॉर्म नहीं समझ रहा, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो ये y इंटरसेप्ट हो गया, वो ब्रैकेट में x माइनस 3 था y में है, y इज इक्वल टू m x माइनस 4। और डिफरेंस इसमें m ब्रैकेट के बाहर है, इसमें अलग है, x और अलग कभी आएगा। और x इंटरसेप्ट, अच्छा एक और बात समझ लो, ऐसा कोई रटने वाली चीज नहीं है। x इंटरसेप्ट निकालना तुमने क्लास 9 में सीख लिया था, x इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और x इंटरसेप्ट निकालना है, y 0 डाल दो, यही तो है x इंटरसेप्ट, यहां पर y 0 डाल दोगे x मिल जाएगा, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालना है x 0 डाल दो। ये सब बहुत बचपन से करते आ रहा हो, सब समझने वाली चीजें हैं। y इंटरसेप्ट इसमें -8 है और x इंटरसेप्ट है 4 प्लस 4 है। चलो अगला है नॉर्मल फॉर्म, इसको देख के कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अलग से दे, अलग टाइप की है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर का यूजुअली मीनिंग होता है, तो इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा के दे रखी है। अगर ये लाइन है तो इस लाइन के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बताया है, क्या दो इंफॉर्मेशन है, लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, यानी ओरिजिन से अगर लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उसकी लेंथ है p, और ये जो नॉर्मल x एक्सिस से एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू है ओमेगा, w से रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा। ये दो इंफॉर्मेशन है, लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद x एक्सिस। अगर ये गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ पर भी डिस्टेंस है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखेंगे, आई होप लिखा होगा p इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अल्फा 0 से 2 पाई कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर लाइन ऐसी हुई ऐसे तो ओमेगा क्या हुआ, ये इसमें अल्फा दे रखा है, यूजुअली ओमेगा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक हमारी एनसीईआरटी में है। अगला जो फॉर्म है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म, हमें तो कुछ नया नहीं है। जरा इस बार क्या इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि एक पॉइंट दे रखा होगा और passes through given point and makes a given angle theta with positive direction of x axis। अब कहने को तो ये देखने में लगेगा ये तो पॉइंट्स लो फॉर्म वाली इक्वेशन हो गई। देखो कह रहा है कि इस लाइन पे एक पॉइंट दे रखा है, इसमें एच के लिखा है, एक्स और y1 लिखा है, एच के लिखा है ना, कहीं जगह तुम्हें एक्स और y1 लिखा होगा, एक पॉइंट दे रखा है, एक ही बात है, और एंगल मेड बाय दिस लाइन विद x एक्सिस थीटा। तो एक्चुअली स्लोप भी तो निकल आएगा इससे, स्लोप डायरेक्ट नहीं है क्या, इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, स्लोप आ जाएगा, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, ठीक है, बट एक और तरीके से लिखा गया है, स्लोप नहीं निकाला गया है, हमने यहीं पर एक पॉइंट ले लिया है, जनरल पॉइंट x और y, और इस ट्रायंगल को कंप्लीट करके क्या बोला है कि देखो अगर ये पॉइंट r डिस्टेंस पे है, r एक पैरामीटर है, पैरामीटर एक वेरिएबल को बोलते हैं ऐसा, ठीक है, तो बताओ क्या हम बोल सकते हैं कि जो y माइनस y1 है या y माइनस k है, क्या वो r sin थीटा हो गया, और जो x माइनस h है वो
r cos थीटा हो गया, r क्योंकि पैरामीटर वैसे भी हट जाएगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस एच अपॉन cos थीटा r के इक्वल है, और दिस इज सेम एज y माइनस k अपॉन sin। ये हो जाती है इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक। सो थीटा भी गिवन है, एच के भी गिवन है। कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इक्वल टू आर ले लेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। अगेन ये भी स्पेशल केसेस में यूज होता है, बता यूज होता है, ये हमारे एनसीईआरटी में, हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं। तो ये हो गया सारे फॉर्म ऑफ लाइन। ऑब्वियसली इन सबसे समझने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन करो तो ज्यादा आता है। अच्छा इसी सेक्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म जानते ही हैं, जो भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या जनरल फॉर्म? ax plus by plus c is equal to, ये हो गया जनरल फॉर्म। अब जो हमारे बोर्ड लेवल क्वेश्चन है वो सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, या तो डायरेक्टली इक्वेशन लिखने को बोलेंगे कि ये गिवन इंफॉर्मेशन है, पिछले जो फॉर्म थे इक्वेशन लिख के दिखाओ, या कन्वर्ट करने को बोलेंगे कि जनरल फॉर्म में है इसको ले जाओ तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में, या नॉर्मल फॉर्म में। हर फॉर्म में ले जा सकते हैं, जैसे पॉइंट फ्लो फॉर्म में नहीं ले जा सकते हैं, जो पॉइंट थोड़े जोड़ लेंगे, लेकिन हर एक इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो कोई इक्वेशन है 2x plus y 2x plus 3y plus 10 is equal to 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c। में क्या करना है कि y को एक तरफ कर देना है, बाकी सब दूसरी तरफ देना है। क्या बन गया है? 3y is equal to minus 2x minus 10। c को इधर ले आओ, हो गया कन्वर्ट। m क्या हो गया? और c, इसी को चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म? x upon a plus y upon b is equal to, तो इसका पर्पस क्या है कि राइट साइड में 1 बनता है। राइट साइड में 1 कैसे बनता है? पहले तो राइट साइड में कांस्टेंट ले जाओ, 2x plus 3y is equal to -10। पूरे इक्वेशन को -10 से डिवाइड कर दो, तो -10 -10 ये हो गया x upon -5 प्लस y upon, ये को भी नीचे ले जाए ताकि देखने में वैसा ही लगे, समझ गए? इज इक्वल टू 1। वही कन्वर्ट x upon a, अगर बीच में माइनस होगा तो इसको इधर लिख लेंगे इस नंबर के साथ, प्लस y upon b इज इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट क्या है? -5। x upon a x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट क्या है? -10/3 इक्वल टू 1। ठीक है, इसी को बोलेगा नॉर्मल फॉर्म में ले जाओ। सबसे ज्यादा लोग इसमें डरते हैं, सबसे आसान यही है। नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करना है कि जो भी इक्वेशन है, मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिख रहा हूं, उसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जो भी इक्वेशन है उसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो, हो गया कन्वर्ट। सबसे इजी यही है, लेकिन सबसे डर इसी में लगता है। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है? 2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, 1/2x प्लस -√3/2 y इज इक्वल टू -5। हमेशा इंश्योर करो कि राइट साइड में पॉजिटिव हो, ये p होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस हो गया कन्वर्ट। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू t। बस ये अगर स्टैंडर्ड वैल्यू हो तो हमें ओमेगा निकालना पड़ता है। तो cos ओमेगा हो गया -1/2, sin ओमेगा √3/2। sin पॉजिटिव cos नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? एंगल। cos 1/2 कब होता है? 1/60 में होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 - 60, तो x cos 160 प्लस y sin
160 is equal to ये हो गया, सॉरी 120, जो भी है ये सारा 3-4 क्लास में पढ़ते हैं 11th वाले, तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये हो गया नॉर्मल फॉर्म। आगे छोटी छोटी चीजें बची हैं तो आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफी हो गए तुम्हारे लिए, वैसे ज्यादा बचा नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो बहुत जल्दी सुन लिया, समझा तो नहीं पता मुझे, तो टाइम बताएगा, लेकिन तो बहुत जल्दी लिया। चलो तो होमवर्क में क्या कर लेंगे, yourself 1 क्लास 10 लेवल का है, 5 तक 6, yourself 2 क्लास 10 का है, 6 तक, yourself 3 टाइम पास का फॉर्मूला है, yourself 4 तो ऐसा ही है, अरे सच में 5 to 3 yourself 5 तो very easy, 5 तो easy है। मैं दोपहर वाला तो मैंने क्वेश्चन नहीं किए, मैंने कहा इलस्ट्रेशन 9 और 10 देख लेना है यार, इलस्ट्रेशन 9 10 देख लेना, या मैं एग्जांपल तो दोपहर वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे कह रहे हैं फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from origin is 5 यूनिट, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने कहा मान लो पॉइंट है h कॉमा के, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकाल लो, h माइनस 0 स्क्वायर प्लस a माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, रूट होता है ना, बस आ गया, h का इक्वल x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। और जैसे कहें कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने, इन दोनों पॉइंट्स से डिस्टेंस पे रेशियो 2 है, दो गिवन पॉइंट है मान लो, तो उस पॉइंट को h कॉमा के मान लो, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, रेशियो दे रखा है और h के को बाद में x y, उम्मीद है हो जाएगा। यानी कह रहा है कि उस पॉइंट को लोकस बताओ जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हो 5, मैंने कहा वो पॉइंट को पहले h कॉमा के मान लेते हैं, पहला स्टेप वही है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस होना नहीं आता, इज इक्वल टू 5, रूट था रूट हटा के कर देते हैं, तो 5 तो कर ही लेंगे, तो मतलब कुछ काम बचे नहीं तुम लोगों का, टोटल 6 तो करना ही है, 6 में ही है कुछ नया सीख रहे हो। अच्छा एक चीज बताना भूल गया कि स्लोप हम इक्वेशन ऑफ लाइंस को देख के भी निकाल सकते हैं, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर दी है, अगर हम इसको चेंज करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c ना, तो ky इज इक्वल टू माइनस a माइनस c, b को इधर ले आओ, तो y is equal to mx plus c, m क्या हो गया, this is the direct formula to find the slope अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पता हो, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, कर ही लेते हैं यार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, देखते हैं एंगल टुवर्ड्स से कितना दूर है, अरे पास ही तो है, हां मान लो कहना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू 1, 2, और ये क्वेश्चन है, ये इसको में आएगा हमारे, पैरेलल टू दिस बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू दिस बोलते हैं, तो अभी हम डायरेक्ट में सीखेंगे, बट प्रोसेस क्या है, प्लान, पहले प्लान बनाते हैं ना इसमें, तो अगर पैरेलल टू दिस लाइन है दैट मींस हमें जो लाइन चाहिए, अनुष्का हमें जो लाइन चाहिए उसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है, क्या हम इसका स्लोप बता सकते हैं, इसका स्लोप पता है तो रिक्वायरमेंट का स्लोप पता है, सेम ही तो है, स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट पता है, क्या यूज कर लेंगे, पॉइंट स्लोप, बन गया प्लान, अब शुरू करेंगे काम, समझ गए, इसका स्लोप निकाला 2 आ गया, बस इक्वेशन में y - y1 = m, अगर होता है परपेंडिकुलर है इसके, तो इसका स्लोप है 2, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप प्रोडक्ट -1 होता है तो -1/2 हो जाएगा उसका स्लोप, और पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। 14 अभी देख लो, 13 तो हो ही गया, मैं बता दूंगा आपको।
14 पॉइंट देख लो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम उनके बीच का स्लोप पता है, एक बात समझो, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने एंगल बनते हैं? कितना डिफरेंट एंगल बनता है? दो, ठीक है। एक्सेप्ट 90 वाला केस, हमेशा एक एंगल क्या बनेगा? एक्यूट और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूट। तो इनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan theta is equal to m1 minus m2 over 1 plus m1। अगर ये पॉजिटिव आया दैट मींस एक्यूट एंगल की बात हो रही है, अगर नेगेटिव आया तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मॉड लगा दिया गया है कि हमेशा ये फॉर्मूला क्या देगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। इसे देखो प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्ट्यूज के लिए एक एक्यूट के लिए। क्या देयर आर टू एंगल्स फॉर्म but usually acute angle is taken, so we shall find theta from the formula by taking positive value of tan theta। इसलिए मैंने वहां पर मॉड लगाया। अगला है डेट टाइम पास है। फिर दो लाइंस के लिए क्या रहा है कि तो क्लास लेंथ वाला है कि पैरेलल कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कर रहे हैं और कोइंसिडेंट हो रहे हैं। 15 चलो अभी छोड़ देंगे। तो रिजल्यूशन 7 में पहला कर लोगे, दूसरा कर लोगे, तीसरा कर लोगे, चौथा भी कर लोगे। चलो योरसेल्फ 7 तक करते हैं, ठीक है। अच्छे से करना, बिल्कुल नया सेक्शन है, नया चैप्टर आज शुरू हुआ है। अपूर्वा नेक्स्ट क्लास नहीं है कोई करते हैं।